नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने औरैया में जनसभा की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। अखिलेश ने कहा, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद से ही बीजेपी के नेताओं की गर्मी निकल गई है। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत ने मंत्री के लड़के को जमानत नहीं दी है, भले ही देश की अदालत ने किसानों के हत्यारे बेटे को जमानत दे दी हो। वहीं उन्होंने शिक्षा मित्रों को भर्ती करने सहित अन्य सरकारी पदों पर सिलेक्शन के लिए कहा कि नौकरी की चाह में जिनकी उम्र निकल गई, उनकी आयु में राहत देकर भी भर्ती करनी पड़ी तो करेंगे। नहीं भागा, और अभी एक दो नहीं है, पहले भी भागे थे और भी भागने वाले हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो जिसने मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से तो हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन बताओ ये जनता की अदालत है, उससे जमानत मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? लेकिन जिसे जमानत दिलवा दी है, हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है, ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ली वो तो जाएंगे जेल, लेकिन उनको पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में होगा। किसानों के सामने जो संकट पैदा हुआ है, आज किसी फसल की कीमत सरकार नहीं दे पा रही। अगर किसी को धान की कीमत मिली हो तो बताओ, और खाद से लेकर के डीएपी किसी को नहीं मिल पाई, बोरी में से भी चोरी हो गई। इसीलिए हम अपनी जेब में एक लाल पोटली लेके चल रहे हैं। ये लाल पोटली जिस समय चुनाव शुरू हुआ था तभी मैंने लेकर के निकला था, और ये लाल पोटली है हमारे किसानों से अन्न से भरी हुई। समाजवादी पार्टी और मैंने तो सब लोगों से कहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्न संकल्प लो और इन्हें उत्तर प्रदेश से हराओ और हटाओ भी। बताओ हमारे साथ आप अन्न संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और हराने के लिए तो ये मानने के सबने संकल्प ले लिया। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के लिए तमाम पार्टियां पूरा जोर रही हैं। इसी के तहत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कहा, बीएसपी की सरकार आना जरूरी है। लखनऊ की ने कहा कि इस चुनाव में फिर सरकार बनना जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी और सपा में से किसी और वो सिर्फ बीएसपी कोट करें। इसके अलावा मायावती ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से केंद्र और कई राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई। इसकी वजह कांग्रेस जातिवादी होना है। अम्बेडकर से सम्मानित नहीं किया। काशीराम के देहांत के समय कांग्रेस किसी सरकार ने अवकाश घोषित नहीं किया था। कांग्रेस दलित पिछड़ों के वोटों के लिए नाटकबाजी करती है। कांग्रेस की सच्चाई तो ये है कि अच्छे दिनों में इस वर्ग का विकास नहीं याद आता है कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदम के साथ लड़ रही है। अर्थात यह सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। ताकि
बसपा के प्रवक्ता है एम जी। आज मायावती लखनऊ में जनसभा को वोट बैंक को साधने का एक तरकीब निकाला है। नहीं, रविदास जयंती की तो बधाई मैं दूंगा पूरे देश के लोगों को। ये दिन ऐसा है कि आज के दिन तो बदकिस्मती से नहीं कहा जा सकता, इसको खुशकिस्मती से कहा जा सकता है कि आज ही के दिन लखनऊ में बहन जी जनसभा कर रही हैं। तो जो बदकिस्मती वाले हैं वो लोग अलग हैं, उसके साथ हम लोग नहीं है। हम लोग सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाने वाले लोग हैं। और आज जो रैली हो रही है ये यहाँ लखनऊ मंडल की रैली हो रही है। लखनऊ मंडल की रैली में ये पूरे मंडल के लोग कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। जनता को हमने नहीं बुलाया, कार्यकर्ताओं को बुलाया है। और ये संदेश चला जाएगा पूरे मंडल में। और इस मंडल में देखिएगा, पहले भी बहुजन समाज पार्टी के लोग जीत के आए थे, इस बार भी बहुत भारी संख्या में जीत के आए हैं। जी, एक लगातार भाजपा की तरफ से भी आरोप लगते रहते कि मायावती एक ऐसी लीडर हैं जो जमीन पे कम दिखती हैं और जब चुनाव आता है तो अचानक से सक्रिय हो जाती हैं। 2-4 जगह रैलियां करके वो दलित वोट बैंक को अपने जो उनका सेफ जोन है उसमें बैठने की कोशिश करती है। नहीं, ये सोचना आपका भी गलत है और जो सोचते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है। बहन जी पूरे 5 साल बूथ लेवल से लेकर मंडल लेवल तक कार्यकर्ताओं की टीम बनाती हैं, संगठन तैयार करती हैं। आपने देखा होगा कि इन लोगों के प्रत्याशी बाद में आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 6 महीना पहले उतार दिए गए, 403 को उतार दिए गए। इन लोगों के प्रत्याशी अब उतारे जा रहे हैं और जो उतारे जा रहे हैं वो आपस में सरफुटोगल कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से सादा फातिमा हमारी पार्टी में आके ज्वाइन किया। तो ये समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं ये सब गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके पास कुछ जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, जो बेटा अपने चचा का नहीं हुआ, जो बेटा अपने बहन का नहीं हुआ, वो जनता को क्या सजा सकती। ये थे एमएच खान जी, डॉक्टर एमएच खान, जो कि बसपा के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी जो कैडर है वो मजबूत है और साथ साथ मायावती का कोई ऐसा नहीं है कि जनसभा जो करी वो दलितों को साधने के लिए, वो लगातार जनसभा जहां तक चुनाव में दर्जा करने की बात है तो हमारी पार्टी जो बनाएगी और मायावती फिर से एक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे तो वहीं दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वोटिंग हुई। तो वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी की यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों की जोर आजमाइश जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी के लिए ये चरण बेहद खास है। तो वहीं बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नूरा कुश्ती 2 दलों के बीच, देखिए खास रिपोर्ट। दो चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म। अब तीसरे चरण का चुनावी संघर्ष। जाटलैंड मुस्लिम बेल्ट के बाद अब यादव बेल्ट की बारी। बीजेपी और सपा दोनों के लिए चुनौतियां भारी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले गए, जिससे कि 55 विधानसभा सीटों पर कुल 586 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी। यूपी चुनाव के 2 चरणों में अब तक जाटलैंड मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड की लड़ाई देखने को मिली है। पहले चरण में 58 सीटों पर चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 55 सीटों पर और अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश होगी। यूपी के 2 चरणों में जाट बेल्ट संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद चुनाव सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी बदली नजर आ रही है। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले कई बयान सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी, जिनमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध रीजन के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है।
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। सपा के प्रदर्शन की बात करें तो इस क्षेत्र में सपा का प्रदर्शन खराब रहा था। 2017 में सत्ता में रहने के बावजूद सपा को महज 8 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। खास बात यह है कि तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बाहुल आबादी वाले हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। 2017 में 30 यादव बाहुल सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। यही वजह है कि यादव समाज जिले को साधने के लिए बीजेपी ब्रिगेड परिवारवाद पर निशाना साध रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व की लहर पर सवार थी, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया था। शायद यही वजह है कि तीसरा चरण आते ही इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों की गूंज के बाद सबसे ज्यादा शोर हिजाब पर मच रहा है। तीसरे चरण में 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल हैं और ये सीटें फिरोजाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा जैसे जिलों में आती है। इसी मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। हाथरस जिले की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है। यहाँ दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटरों के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। इत्र नगरी कन्नौज पर छापेमारी को सपा ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कन्नौज को बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं बिकरू कांड वाला इलाका वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके एक सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना ये मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष इसे ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रही है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतार दिया है। वहीं कन्नौज सुरक्षित सीट पर आईपीएस की नौकरी छोड़ सियासी पिच पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे असीम अरुण का भी इम्तिहान है। फिलहाल करहल वो सीट है जो तीसरे दौर की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के एसपी सिंह बघेल से है, जो केंद्र में मंत्री रहते हुए इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि तीसरे दौर के चुनाव में पूरा जोर दोनों गठबंधन का जातीय गुणा गणित को दुरुस्त करने का है। हर पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन किसकी शह होगी और किसकी मात, ये तो नतीजे बताएंगे जो 10 मार्च को आने वाले हैं। इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो खिचड़ी चरण पर सभी की नजर है। नजर इसलिए है क्योंकि फिर चाहे वो दलित हो, यादव हो, जाट हो या फिर आम, हर दल इसमें आता है, हर दल इस चरण में समाता है और सभी को संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। और अब इस चरण से जो गूंज उठेगी वो 7वें चरण तक बरकरार रहेगी, ये भी देखने वाली बात है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाराबंकी में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच की बात शुरू कर दी है। बताया ये भी जा रहा है कि शुजागंज के हयात नगर निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत 6 लोगों के साथ सूरत से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में पहुंचे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणपुर मोड़ के पास खड़े कंटेनर ट्रक में पीछे से गाड़ी टकरा गई। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि 5 मृतकों की शिनाख्त हो गई है। मृतकों में 4 एक ही परिवार के हैं, जिनमें से पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी अयोध्या जनपद के रुदौली इलाके के रहने वाले। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक और सूची जारी की है। ये सूची, जिसमें 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, इस तरीके से भाजपा और सहयोगी दलों के कुल 400 प्रत्याशी अब घोषित हो चुके हैं। भाजपा ने इस सूची में 2 जिलों वाराणसी और सोनभद्र के प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। पार्टी की ओर से जारी लिस्ट के हिसाब से सेवापुरी विधानसभा सीट से नील रतन सिंह पटेल, रॉबर्टगंज से भूपेश चौबे और दुधी सुरक्षित सीट से राम दुलार गौंड को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे पहले भाजपा ने 9 प्रत्याशियों की घोषणा शनिवार को की थी, जिनमें मोहम्मदाबाद, गोहाना पर पार्टी पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन नई सूची में विधायक श्रीराम सोनकर का टिकट काटते हुए पूनम सरोज को उम्मीदवार घोषित किया गया। तो वहीं पिछले चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुकाबले में भाजपा ने कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा है।
किसान नेता राकेश टिकैत आज अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बीजेपी की सरकार पर जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने हिजाब विवाद को लेकर देश भर में मचे विवाद के बीच किसान नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हिजाब के मुद्दे में उलझा रही है, जबकि जनता बैंक घोटाले का हिसाब किताब मांग रही है। राकेश टिकैत ने कहा, 2 महीने से ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता इन मुद्दों पर इनसे कोई भी बात करना ही नहीं चाहती। जनता चाहती है कि हमें हिसाब और किताब दोनों दो। जा रहे हैं, हम बड़ी अदालत में करेंगे। साथ ही साथ हिजाब का मुद्दा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमने तो कहा भाई इनसे हिसाब किताब करो। ये हिजाब की बात कर रहे, आप अपना हिसाब और किताब इन 2 चीज पे बात करो। ये स्कूल बंद रख के देश की जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, उस पर बात करो। बैंकों से कौन कौन कंपनी पैसे लेकर भागी, उस पर बात करो। गन्ने के भुगतान पर बात करो। जिसको जो भी नुकसान हो रहा है उन सब पे बात करो। हिसाब और किताब पे बात करो। हिजाब पर नहीं चलने वाला। ये अभी भी ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो, अभी भी इनकी है, लेकिन देश की जनता ने पूरा नकार दिया इनको। उस लाइन पे देश की जनता जाना नहीं चाहती। तो देश की जनता उस लाइन पर जाना नहीं चाहती, ये कहना है राकेश टिकैत का। यूपी की सियासत में अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी लगातार कई शहरों में तूफानी जनसंपर्क और रोड शो भी कर रही हैं। तो वहीं इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल इमरान प्रतापगढ़ी पार्टी के प्रत्याशी उर्मिला सोनकर के प्रचार में बुधवार को जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि चाय बेचने वाले ने देश को बेच दिया, आखिरकार ये कैसा चौकीदार है। साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भाजपा सरकार जो मुफ्त राशन देने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसलों को अन्ना मवेशी बर्बाद कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये बात मैं अपने हक से इसलिए कह रहा हूं, मुझे हक है इस बात को कहने का, क्योंकि पिछले 5 साल में अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ कि तुम्हारे मुद्दों पे लड़ा कौन है। तो इमरान प्रतापगढ़ी अभी रिसेंटली ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और अल्पसंख्यकों के काफ़ी कद्दावर नेता कहे जाते हैं और इनका प्रभाव भी अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है और अगले चरण में दलितों की भूमिका भी अहम होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी में विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। ये क्यों हो गए? क्योंकि 2012 की सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने अमेठी विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा प्रत्याशी बनने के बाद महाराजी देवी अपनी दोनों बेटियों के साथ लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही हैं और अपनी बेटियों के साथ आंसू बहाकर अपने पति को न्याय दिलाने की मांग भी कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए महाराजी देवी ने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हूँ। तो ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है। यहाँ पर साम दाम दंड भेद हर चीज चलती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात देवभूमि की करेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। 1 मार्च से आंगनबाड़ी भी खोल दिए जाएंगे। 28 फरवरी तक स्विमिंग पूल और वाटर पार्क बंद रखने का आदेश फिलहाल यथावत रहेगा। तो वहीं कटरा के सिरौली कला से लापता हुए 3 वर्षीय मासूम सिवान मलिक का शव पुलिस ने उत्तराखंड के सटी उत्तर प्रदेश सीमा के ढकिया गांव से बरामद किया है। मासूम का पिता ही हत्यारा निकला। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कहना है कि कर्ज के चलते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, इन सरकारों ने हमें और आपको क्या दिया। एक पिता अपने बेटे की हत्या सिर्फ कर्ज उतारने के लिए कर रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।